कि इस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं उसके साथ आपको एक बार फिर हम बताएं कि बंगाल का आंकड़ा बस आने ही वाला है। और मेरे सहयोगी सईद अंसारी जो कि पश्चिम बंगाल की ट्रैम में सवार होकर, कलकत्ता की ट्रैम में सवार होकर हमारे सामने आंकड़ों को लेकर एक एक करके आएंगे, लेकिन अभी तो 0-0 सईद है वहां पर। बिल्कुल श्वेता, 0-0 अभी है, लेकिन ये इंतजार जो है ट्राम में, और कोलकाता में ये ट्राम उस समय चलने लगी थी जब आप अंदाजा लगाइए कि हम विकास की और इस ऊंचाई की, इस तरक्की के सपने देखा करते थे। तो ये वो बंगाल है, और अब इस बंगाल में देखना होगा कि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को क्या बीजेपी उखाड़ फेंकती है। जिस आक्रामक ढंग से तरीके से बीजेपी ने यहां पर चुनाव प्रचार किया है, अब देखना यह होगा, दिलचस्प है क्या परिवर्तन होगा, क्या खेला होगा। खेला और परिवर्तन के बीच असल परिवर्तन, असौल परिवर्तन जिसे बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री। चलिए सही, तब तक तो आपकी ट्रैम हमारी पटरी के सामने से जरा गुजर जाए, क्योंकि यहाँ पर जहां पर आपकी ट्रैम की पटरी है वहां पर हम कुछ और आंकड़े दिखाने वाले हैं। हम ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से जो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, यानी क्या सैंपल साइज पश्चिम बंगाल में हमने प्रयोग किया है। जो अंतिम चरण का चुनाव था, 8वें चरण का, वो तो आज ही पूरा हुआ है, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र 292 और सैंपल साइज देखिए 63,610। पश्चिम बंगाल 8 चरणों में मतदान, विधानसभा क्षेत्र 292, इसीलिए 2 जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु भी हो गई, कोरोना के कारण हुई, और इसीलिए बहुत ज्यादा सवाल भी रहे बंगाल के चुनावों पर। 292 सीटें, सैंपल साइज 63,610। और अब वोट प्रतिशत दर्शकों के सामने हम रखते हैं, क्योंकि दिल थाम के सभी को इंतजार होगा पश्चिम बंगाल में अब की बार क्या बन जाएगी बीजेपी की सरकार, या हैट्रिक लगा पाएंगे ममता बनर्जी। यहां पर वोट शेयर आपके सामने हम देख रहे हैं। देखिए पहले चरण का ये वोट शेयर है, क्योंकि 8 चरणों में वहां पर इलेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट चरण का ये वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई 46% वोट शेयर के साथ, ममता दीदी पीछे रह जा रही है 42% के साथ, यानी कि 4 का यहां पर फर्क है। लेफ्ट प्लस 8% के साथ यहां पर जाते हुए, और अब सीट के लिए सीधे चल लेते हैं सईद अंसारी। सईद, फर्स्ट फेज के ये आंकड़े हमने सामने रख दिए हैं, बीजेपी की बढ़त है वोट प्रतिशत में, लेकिन सीटें क्या कहती हैं सईद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं चित्रा, और ये बढ़त है, और ये इस बढ़त का सीधे सीधे परिणाम भी सामने आया है। अगर इस वोट प्रतिशत को आप सीटों में तब्दील करें, बदल दें, और जो सीटें बदलती हुई नजर आ रही हैं वो यहाँ पर सीधे सीधे पहले चरण में अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा दिखाई दे रहा है तो वो बीजेपी को, यानी कि बीजेपी 19 सीटों पर 10 पर तृणमूल है, और अन्य पर 1, यानी कि बीजेपी प्लस यहाँ पर बीजेपी 19 पर है आगे। और ये चरण वाइज अगर हम आपको बात बताएंगे तो आपको ये आंकड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, और इस पर भी काफी सवाल थे, क्योंकि अंत में तो ये हो गया जब कोरोना अपने पीक पर आ गया, बढ़ गया काफी, तो ममता बनर्जी ने खुद ये मांग कर दी कि आखिर के जो 3 चरण के चुनाव है वो चुनाव आयोग एक साथ करवा दे। लेकिन इस पहले चरण में यहां पर बीजेपी 19 सीट पर, जो कि बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, और अमित शाह ने पहली बार कहा था 200 पार, उसके बाद जेपी नड्डा भी लगातार कहते रहे, बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे। तो क्या ये परिवर्तन होगा, क्या यहां पर स्थितियां बदलेंगी, क्या पश्चिम बंगाल में एंटी इंकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी को सीधे सीधे फायदा हो रहा है? फिलहाल तो बीजेपी आगे दिखाई दे रही है यहां पर, श्वेता और चित्रा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है श्वेता, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, ये जो पहले फेज का रिजल्ट है ये बिल्कुल 2019 का जो लोकसभा के हिसाब से अगर असेंबली में हम कन्वर्ट करें तो बिल्कुल वही आंकड़ा है, जहां पर टीएमसी को 10 सीटों पर लीड मिली थी, बीजेपी को 20 सीटों पर। लेकिन यहां पर फिलहाल बीजेपी काफी ज्यादा बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए, असेंबली इलेक्शन होते हुए भी यहां पर टीएमसी को वो काफी पीछे छूट दे रही है, यानी कि लगभग डबल आप देख रहे हैं। बीजेपी 19 पर, टीएमसी किस तरह से सिर्फ 10 पर, जबकि 2016 की अगर हम बात करें तो यहां पर टीएमसी को 27 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन अब वही बीजेपी 2019 के आंकड़े को फिर से रिपीट करती हुई फर्स्ट फेज में दिखाई दे रही है। सईद, आगाज ऐसा है तो अंजाम भी ऐसा ही होगा क्या? अगला आंकड़ा आपके साथ। ये आपका अच्छा सवाल है, क्योंकि बीजेपी को तो अब यही लग रहा होगा कि यही ट्रेंड रहेगा। दूसरा चरण 45 टक्कर बराबर है, टीएमसी यहां पर 44% वोट लेकर सईद जरा ट्रैम को थोड़ा सा थाम लीजिए,
क्योंकि दूसरे चरण का वोट प्रतिशत पहले हम दिखा देते हैं आपके ट्रैम में, उसके बाद टिकट कटाएंगे हम। बीजेपी 45%, टीएमसी 44%, लेफ्ट 8%, अन्य 3%। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 1% से आगे नजर आ रही है। बीजेपी का यह अनुमान था, आपको ध्यान होगा जब अमित शाह ये बताते थे कि दूसरे चरण के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 100 का आंकड़ा छू दिया है, लेकिन ये देखिए 45% और 44%, यानी कि यहां मामला उतना स्पष्ट नहीं है। सईद, अब लाइए जरा अपना ट्रैम और बताइए हमें सीटें। ठीक है, देखिए आ गई हमारी ट्राम कोलकाता की सड़कों पर, लेकिन आज हम सीधे आपके स्टूडियो ले आए हैं श्वेता इससे। लेकिन यहां भी देखिए बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये अगर पहला चरण, दूसरा चरण और अगर 4 चरणों की अगर हम बात करेंगे, आखिर के 3 चरण में थोड़ी सी स्थिति बदलती हुई आपको दिख सकती है। चित्रा, जिस तरह से आपने कहा कि अगर शुरुआत ऐसी है, आगाज ऐसा है, तो क्या अंजाम भी ऐसा होगा, ये कहना तो फिलहाल काफी मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है, 2 चरणों में, दूसरे चरणों में भी बीजेपी, दूसरे चरण में भी बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त यहां पर बनाई है। और वो पार्टी जो बंगाल में जिसका कहीं नामो निशान नहीं था, वो पार्टी 2 साल की सत्ता को चुनौती देते हुए अगर पहले चरण में और दूसरे चरण में इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल हम ये जरूर कह रहे हैं कि अनुमानी है, ये एग्जिट पोल हैं, 2 मई का हमें इंतजार करना होगा। 2 मई को हम फिर से आपके साथ होंगे। लेकिन ये स्थिति बीजेपी के लिए काफी सुखद है, ये स्थिति ममता के लिए चिंताजनक है। चिंता कर रही होंगी ममता बनर्जी, लेकिन बीजेपी के दावे वादे यहां पर अभी सत्य होते हुए नजर आ रहे हैं। 200 पार अगर बीजेपी नहीं भी करे और यही ट्रेंड रहा, तो ये ट्रेंड अगर 8 चरणों तक जाता है और इसी तरह से रहता है, तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में बहुत बहुत अच्छी स्थिति में आज्ञा दीजिए। चित्रा, श्वेता, हम निकले यहां से, दोबारा आएंगे। अभी बहुत सारे आंकड़े आपके साथ जानना जरूरी है, लेकिन जल्दी से दर्शकों को हम बता देते हैं। दूसरे फेज में आपको बता दें कि 2019 के इलेक्शन में टीएमसी ने बीजेपी पर लीड ली थी इन तमाम 30 सीटों का जो हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट फेज में 30 सीटें, दूसरे फेज में भी 30 सीटें, और दोनों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। संबित पात्रा, 2 फेज के रिजल्ट देखकर तो बहुत खुश होंगे आप। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से प्रोजेक्शन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत ही अच्छी खबर की तरफ बढ़ रही है। मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा, याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2011 के विधानसभा चुनाव में मात्र 4% वोट शेयर जिसे मिला था। 2016 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 10% वोट शेयर मिला था, और अब हम बात कर रहे हैं 46% और 45% वोट शेयर का। पिछली बार इलेक्शन में मात्र हमारे पास 3 विधायक थे, और आज हम जिस प्रकार से, ये बात दर्शाता है कि मेहनत में और जमीन पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी आज सर्वाधिक आगे है। हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास नियत भी है, और सबसे बड़ी बात है, बंगाल में जिस प्रकार से गवर्नेंस नहीं हुआ, बंगाल में जिस प्रकार से करप्शन हुआ, बंगाल में जिस प्रकार से कट मनी का कल्चर चला, केंद्र के सारी नीतियों को बंगाल ने दरकिनार किया, जैसे कि किसान सम्मान निधि को किसानों तक याद रखिए कि चाहे टिकैत जी हो, राकेश टिकैत जी, वो सारे किसान जाके वहां पर बंगाल में हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो हमारे खिलाफ बोल रहे थे, किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद जिस प्रकार के वोट शेयर देखने को मिल रहा है, आयुष्मान भारत बंगाल में लागू नहीं हुआ, अम्फान में जिस प्रकार से भीषण करप्शन किया गया, इन सबका नतीजा आज हिंदुस्तान की जनता को देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर जी को आप जरूर पूछिएगा, प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि अगर 100 का आंकड़ा पार कर जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो प्रशांत किशोर जी किस प्रकार की जो आज वो राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो एडवाइजर बने हुए हैं, वो अपने इस पद से इस्तीफा दे देंगे और वो कभी नहीं बने रहेंगे इस पद पे। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर की तो बयान का 2 हिस्सा है, उसको तो हम ए और बी में बांट के देख सकते हैं। एक हिस्सा आपके पक्ष में भी आया था, इसलिए प्रशांत किशोर को जरा हम चर्चा से अलग हटा देते हैं। लेकिन पवन खेड़ा जी, ये कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनावों में, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे, वहां से आप अपने आप को अगर आज देखें, हालांकि 2 चरणों का ही हम प्रोजेक्शन अभी तक दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक शून्य है, अभी तक कुछ नहीं। जमीन पर भी कांग्रेस नहीं नजर आ रही थी वहां पर, और अभी भी नजर नहीं आ रही है। क्यों? आपको कोविड रिलीफ में कांग्रेस नजर आ रही है या नहीं आ रही? नहीं, आज कांग्रेस प्रवक्ता ठान कर आए हैं कि हम सिर्फ कोविड की बात करेंगे, एग्जिट पोल बोल कर आए थे। अगर आपको नहीं मंजूर है मैं चुप बैठ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ देश की बात करूंगा। जिनको राजनीति में सिर्फ चुनाव से जीत कर आना और सत्ता पाना है, वो मुस्कुराएं, हंसे, तालियां बजाएं, मिठाई खाएं, मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ कोविड की बात करूंगा। और आपके चैनल पे मैं पिछले कई दिनों से आ रहा हूं, आपका चैनल लगातार कोविड को कवर कर रहा है।
इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूं जिसके लिए हमारे कुछ मित्र होंगे जिनको सिर्फ तालियां बटोरनी है, सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ सत्ता चाहिए। मैं उसके लिए नहीं हूं, ना मेरी पार्टी। काश कि आप लोगों ने यह फैसला कर लिया होता कि हम चुनाव होने ही नहीं देंगे। आज की तारीख में ऐसे आंकड़े देखकर ये बात नहीं। पवन खेड़ा जी, आप एक मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते। नहीं, आप रुकिए, मैं ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास हक है। मैं बताता हूं क्यों। मैं हूं या हमारे साथी टीएमसी वाले, हम तो चुनाव आयोग के पास गुहार लगाते हुए गए थे कि बंगाल के बाकी चरण एक में मर्ज कर दिए जाए। कौन सी पार्टी थी जिसने इसका विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं मॉरल हाई ग्राउंड ले रहा हूं और तमिलनाडु में कोरोना नहीं था, डंके की चोट के साथ ले रहा हूं। ठीक है सर, तमिलनाडु में कोरोना नहीं था, ठीक है, केरल में नहीं था। आपको दुख है पवन खेड़ा जी, अगर आप कोविड पे ही बात करेंगे तो हम कोविड पे ही चर्चा कर लेते हैं। सर सुन तो लीजिए पवन जी, पवन जी बिल्कुल कीजिए, करना ही चाहिए। विपक्ष को अपनी आवाज मजबूत करनी चाहिए। आप लोगों की कमजोर, ठीक है सर सुन तो लीजिए। नहीं सर, अब भाषण तो नहीं देंगे ना आप, रैली तो में आए नहीं है आप, सुन लीजिए। मैं आ जाती हूँ सर कोविड पे। छत्तीसगढ़ में जिंदा महिला को कल की बात है शमशान भेज दिया, उसने दम तोड़ दिया। पिछले एक हफ्ते से 200 से ज्यादा मौत या 200 के करीब मौतें हो रही हैं। रेमडेसिविर के लिए 4 बजे से ही लोग लाइन में खड़े रहते हैं। गांवों तक में कोरोना फैल गया है। नक्सल प्रभावित जिलों में आंकड़ा 1000 से ज्यादा आ रहा है। सर आप अपने राज्यों का एग्जांपल दीजिए ना कि हमने कोरोना पे बहुत अच्छा काम किया है और बीजेपी को दोष दीजिए। सर नहीं सर, एक सेकेंड, आप बीजेपी को जितना कोसना हो कोसिए, लेकिन ये जो बड़े उसके साथ आप लोग आते हैं ना कि हम कोरोना पर बात करेंगे, तो सर अपने राज्य का एग्जांपल रखिए सामने। चलिए ना, बोलिए ना सर छत्तीसगढ़ पे, बिल्कुल बोलिए ना, जिंदा महिला को शमशान भेज रहे हैं आप लोग। आने वाला 1 घंटा आप कृपया करके छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब सब पर चर्चा करेंगी। एग्जिट पोल पे नहीं करेंगे। अगर आप ये वादा करती हैं, सर ये आप नहीं तय करेंगे छत्तीसगढ़ कि की हमें बात किस पे करूंगा। चर्चा करना है, किस पे नहीं करना है। आपने कहा कोरोना पे बात करूंगा, मैंने आपसे कोरोना पे सवाल पूछा। आपने कहा कोरोना पे बात करेंगे, मैंने कोरोना पे सवाल पूछा। वरना उसके पहले श्वेता ने पूछा था आपसे, वरना पूछा था आपसे कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी का ये हाल क्यों हो रहा है। सर विकल्प तो जनता ही चुनती है ना। सर विकल्प तो जनता ही चुनती है ना। आप भी तय नहीं करेंगे कि मेरे को किस पे बोलना है, किस पे नहीं बोलना। सर आपने कहा कि हमसे कोरोना पे सवाल पूछे, मैंने कहा ठीक है सर आपसे कोरोना पे सवाल पूछ लेती हूँ। मैंने आपको छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दे दिया सामने और आप यहाँ पर ज्ञान दिए जा रहे हैं। प्लीज पवन खेड़ा जी, आप इतने सीनियर हैं, आप इतना अच्छा भी बोलते हैं, आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष की मजबूत आवाज होनी चाहिए। सर माफ कीजिएगा, जो पत्रकार और जो जनता के तथाकथित आपके मोदी जी के समर्थक लोग पूछते थे कि विपक्ष कहां है, आज वो ढूंढ रहे हैं कि सरकार कहां है। इसलिए कम से कम विपक्ष कहां है कि टिप्पणी करना अब आप बंद कर दीजिए। सर आप छत्तीसगढ़ में विपक्ष में नहीं है सर, प्लीज आप कैसी बातें कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। रिजु दत्ता को आने दीजिए, जिनकी सरकार पर संकट मंडरा रहा है, उदासी भी देखने को मिल रही है उनके चेहरे पर। रिजु दत्ता दी, ये 2 चरणों में तो आप बीजेपी से काफी ज्यादा पीछे दिखाई दे रहे हैं। अगले 6 चरणों में लग रहा है कि बाजी पलट जाएगी। रिजु दत्ता। चित्रा जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और संबित पात्रा का भी मैंने बातें सुना, तो पावर 10 ओवर का पावर प्ले का बैटिंग देख के क्या 50 ओवर का फाइनल स्कोर का कोई अंदाजा कर सकता है? ये तो बचपना वाला बात है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। और मैं सिर्फ यहाँ पर पवन खेड़ा जी मौजूद है, मैं पवन खेड़ा जी को एक ही चीज कहूंगा सर कि आपके पार्टी के यूथ मोर्चा के श्रीनिवास जी जैसे काम कर रहे हैं वो बहुत मतलब काबिले तारीफ है, हैट्स ऑफ टू हिम। पर ये एग्जिट पोल का बहस में मैं इतना ही कहूंगा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम जीत रही है, ममता बनर्जी बंगाल जीत रही है और बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएंगे। और प्रशांत किशोर जी का उन्होंने नाम लिया, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं ये प्रशांत किशोर जी हैं जिन्होंने इनकी बॉस को बचाया था 2011 में। तो प्रशांत किशोर जी को भरोसा करते हुए मैं बोलूंगा बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और ममता बनर्जी बहुमत से अपना सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल। एग्जिट पोल को इस समय आपको नहीं लग रहा है कि 2 चरण में अगर भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई दिख रही है तो ये सही है, या फिर आपको लग रहा है कि आप बाकी चरणों का वेट करेंगे? नहीं मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप अगर 2016, 2018, 2019 का आंकड़ा देखें वोट शेयर का, तो हमने अपना 40 से 43% पकड़ के रखा हुआ है। 2019 में जो इनको बढ़त मिला था वो नॉर्थ बंगाल, जंगल महल और मथुआ समुदाय के कुछ सीटों पे जहां इनका प्रभाव है वहां पर इनको बढ़त मिली थी। पर 2021 में क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में
मोदी जी से आज भी एक बड़ा चेहरा है। हमने अपनी जो जमीन हमसे छूट गई थी वो हमने वापस ले लिया है और वो आगे चल के, ये तो एग्जिट पोल है मैडम, आप 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा असली रिजल्ट। संबित पात्रा जी, 2 चरण के ये नतीजे, 2 चरण तक, ये 2 क्या 4 चरण जब तक चुनाव वहां पर हुए हैं तब तक इतने विकराल रूप में कोरोना नजर नहीं आया था। उसके बाद जब नजर आना शुरू हुआ है, उसके साथ ही केंद्र को लेकर भी एक नाराजगी लोगों में देखने के लिए मिली है, जो लोग सड़कों पर इस समय जद्दोजहद कर रहे हैं, अस्पतालों के सामने कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो चरण निर्णायक हो सकते हैं, उन चरणों में कुछ और असर देखने के लिए मिल सकता है? श्वेता जी, पहले तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें बहुत संवेदनशीलता के साथ, कोई सेलिब्रेशन के मूड के साथ नहीं, कोई अहंकार के साथ नहीं, बहुत ही संयम के साथ इन विषयों पे आज डिबेट करना है। और आपने हमें एग्जिट पोल पे बुलाया है। मैं यहाँ बंगाल एग्जिट पोल को लेकर 3 बड़े विषय रखूंगा और बहुत संक्षेप में रखूंगा, इसे आप सुनिए। नंबर 1, बंगाल इलेक्शन का जो एग्जिट पोल है और जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें आप यूपी इफेक्ट देखेंगे। मैं आज यहाँ बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, जैसे 2016 में यूपी में तमाम एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे और जब नतीजे आए तो नतीजे एकदम चौंकाने वाले थे, एकदम अप्रत्याशित थे। 325 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो ये यूपी इफेक्ट आप बंगाल में भी देखेंगे। दूसरा, 2 शब्द आप याद रखिए और आप नतीजे के दिन आप देखिएगा, मैं सही बोल रहा था, भय और जॉय। भय यहां जो बंगाल में देखने को मिला है कि लोग जब एग्जिट या ओपिनियन पोल में अपने मत को रखते हैं तो वो भय के साथ रखते हैं, वो डरते हैं कि कहीं तृणमूल कांग्रेस उनके ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए जो भी आप दिखा रहे नतीजे, उनमें आप 10 से 15% एरर फैक्टर ऐड करिए। और जॉय ऑफ वोटिंग, पहली बार बंगाल में जिस प्रकार से लोग बिना वायलेंस के बिल्कुल बेरोक टोक वो बाहर निकलकर बड़े तादाद में, कोरोना के बावजूद भी बड़े तादाद में निकलकर वोट कर रहे हैं, ये एक एंटी इनकम्बेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रो इनकम्बेंसी वोट है। ये बहुत बड़ा बदलाव दिखाएगी। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, याद करिए 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भी ये भय और जॉय फैक्टर के कारण किसी भी एग्जिट पोल ने हमें 18 सीटें नहीं दिखाई थी। सबसे अधिकतम सीट जो दिखाई गई थी वो हमें 7 सीटें दिखाई गई थी। 7 से 12 कहा गया था और मीन आपने 8 या 9 सीटें दिखाई थी, उससे अधिक किसी ने नहीं दिखाया था। आप देखिए उसके बदले हमें 18 सीटें मिली हैं। तो उस लिहाज से जो बंगाल के एग्जिट पोल होते हैं उसमें एक पिच जो है वो एरर फैक्टर का बड़ा रहता है। अगर यहां पर सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं तो वो मेरे इस पुट का समर्थन करेंगे। अंत में मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ कहूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, कांग्रेस पार्टी के मैंने इससे पहले आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी को सुना और अभी मैं अपने बड़े भाई पवन खेरा जी, जो मेरे अच्छे दोस्त भी है, उनको सुन रहा हूं। देखिए, कांग्रेस अहंकार कभी भी और इस प्रकार चिल्ला करके, इस प्रकार दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करके हम कभी नहीं जीत सकते हैं। आप लोग बहुत सारी अच्छी बातें भी कह रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा विनम्रता के साथ सुझाव दीजिए। सही बात है, लोग परेशान हैं आज देश में, ऑक्सीजन के लिए परेशान है, बेड के लिए परेशान है, हम इसको सुलझाना चाहते हैं, मगर ये तू मैं इतना खराब लगता है, इतनी जोर से चिल्लाना ये उचित नहीं। और टीएमसी के मेरे भाई रिजू जी को कहना चाहूंगा, रिजिजू आप देखिए, कभी भी आप सोच नहीं सकते थे बंगाल में हमारी इस प्रकार की ग्रोथ होगी। 3 सीट, वी ओनली हैड 3 सीट सर, केवल 3 सीट थी। आप सोचिए कितनी बड़ी गलती टीएमसी से हुई होगी जो आज हम सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकना है, लौट रही हूँ रिजू, लेकिन संबित पात्रा इस बात का ध्यान रखिए कि अभी 6 चरण बाकी हैं। 6 चरणों में क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी या फिर बदल जाएगी? मुस्लिम वोटर किसके पक्ष में करेगा वोट? महिला वोटर्स जिन्होंने बिहार और आज असम के एग्जिट पोल में हमने आपको दिखाया बीजेपी के पक्ष में किस तरह से खुल के मतदान किया है, महिला वोटर क्या ममता दीदी के साथ ही जाएंगी बंगाल में या फिर पलटते हुए बीजेपी का वहां पर कमल खिला देंगी? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो 2 राज्यों के नतीजे, 3 राज्यों के नतीजे अब तक बता दिए हैं, यानी कि असम, केरल, तमिलनाडु और साथ में बंगाल के 2 चरण आपके सामने इस समय तक हैं। लेकिन बाकी के 6 चरण क्या इशारा कर रहे हैं? 2 चरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्लस 36 सीटों पर और तृणमूल प्लस 23 सीटों पर, यानी कि सीधा सीधा मुकाबला जो कि जमीन पर भी दिख रहा था कि इन 2 पार्टियों के बीच है, वही मुकाबला कम से कम अभी 2 चरणों के बाद भी नजर आ रहा है। अब तीसरे चरण का वोट प्रतिशत क्या रहा है वो जल्दी से आपके सामने रखते हैं, उसके बाद बात हो जाएगी सीटें किसको कितनी मिलती हैं। ये देखिए वोट प्रतिशत
यहां पर टीएमसी बाजी मार रही है बीजेपी के ऊपर वोट प्रतिशत में 45% के साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 का गैप 42% के साथ, लेफ्ट फ्रंट 10% के साथ आप देख पा रहे हैं। ये तीसरे चरण की 31 सीटों की हम बात यहां पर कर रहे हैं, जिसमें टीएमसी प्लस 45 सीटों के साथ, बीजेपी प्लस 42 सीटों के साथ। अब इसी को अगर हम सीटों में कन्वर्ट करें तो कौन पड़ेगा, किस पर भारी, है अपने आप में बड़ा सवाल है। तीसरे चरण में 31 सीटों पर मतदान हुए थे और आपको तो बता दें कि शानदार 84% यहां पर वोट डाले गए थे, लेकिन तीसरे चरण का रिजल्ट क्या बता रहा है सईद जी? हम ले आए हैं चित्रा, देखिए तीसरे चरण का रिजल्ट, और वो जो लगातार आप और श्वेता बात कर रहे थे कि पहले और दूसरे चरण के बाद क्या तीसरे चरण में कोई तस्वीर बदलेगी, तो तीसरे चरण में वाकई तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी यानी कि डीएमसी यहां पर 20 सीटें हासिल कर रही हैं, बीजेपी 11 सीटें हासिल कर रही हैं, लेकिन 10% जो लेफ्ट का वोट शेयर यहां पर है, तो 10% काफी होता है अगर वो सीट में कन्वर्ट होता है, तो ये भी देखना होगा आपको। लेकिन 31 सीटों पर यह चुनाव हुआ था, जिसमें से सीधे सीधे जनता ने फैसला कर दिया है 20 ममता के पक्ष में चले गई हैं और 11 बीजेपी यानी कि डीएमसी और बीजेपी। अब ये दिलचस्प होगा धीरे धीरे जैसे ही जैसे आगे बढ़ेगा ये मामला, आप अगले चरणों में जाएंगे, क्योंकि मतवा वोटर है, मुस्लिम वोटर है, महिलाओं का आपने जिक्र किया, एंटी इनकम्बेंसी का कितना वहां पर रोल होता है बीजेपी को लाने में। बीजेपी का जो एग्रेसिव कैंपेन था, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने वहां पर प्रचार किया था, लेकिन मुख्यमंत्री का मुद्दा भी यहां पर हावी रहेगा। टीएमसी हमेशा से एक सवाल पूछती रही है और आरोप लगाती रही है कि आपके पास माटी का मानुष कौन है, यहाँ का बंगाल का धरती पुरुष कौन है आपके पास, और बीजेपी भी यही कहती रही है कि धरती पुरुष। और इसीलिए ममता बनर्जी बांग्ला निजे मेकेर चाहिए, अपनी बेटी चाहिए, ये स्लोगन वो लगा चुकी थी, और जिसमें बीजेपी ने लगा दिए थे अपनी महिला नेताओं के चेहरे। सईद, ट्रम्प के दोबारा आप चौथे चरण के लिए चक्कर में हमारे साथ आइएगा, लेकिन इस समय जो हमारे सामने गणना मौजूद है 3 चरण के एग्जिट पोल के बाद पश्चिम बंगाल के, उसमें 47 पर भारतीय जनता पार्टी प्लस तृणमूल प्लस जो है वो 43, यानी कि फासला बहुत कम अब यहां पर हो चुका है। पहले 2 चरणों की जो लीड बीजेपी ने ली थी, इस चरण में टीएमसी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। जयंत घोषाल जी, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना और ये तीनों जो थर्ड फेज की सीटें जहां से निकली हैं, यहां पर टीएमसी अपने गढ़ को लग रहा है बचा पाने में कामयाब हो रही है। देखिए, ये जो जगह है, यहां भी 2019 में बीजेपी का वोट परसेंटेज काफी बड़ा था। बीजेपी कोशिश किया था इस बार 2019 का जो नतीजे उसको रिपीट करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी 2019 में उनको रियलाइज कर लिए हैं कि क्या गलती क्या हुआ था, तो उसके कारण अब जो जहां जहां बता रहे हैं, हुगली, हावड़ा एंड दक्षिण 24 दक्षिण 24 परगना इज द फोर्ट्रेस ऑफ ममता बनर्जी। 2019 में तो टीएमसी ने 29 सीटों पर लीड की थी, अगर लोकसभा के लिहाज से बीजेपी सिर्फ 2 पर थी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि दक्षिण 24 परगना जो है वो टीएमसी का था, लेकिन अम्फान के बाद दक्षिण 24 परगना में अम्फान का इफेक्ट हुआ था। अच्छा, वो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो बहुत सारे इश्यूज था जो भाजपा ने इशू रेस किया था। लग रहा है यहाँ मरम्मत कर गई ममता बनर्जी। ममता ने यहाँ शायद अपने जो वुमेन वोट बैंक, उनके अपने जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक, ये जो कास्ट वोट जो पहले पश्चिम बंगाल में ऐसे नहीं हुआ, वो ममता के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। संजय जी, चौथा चरण हम पहले देख लेते हैं, चौथा चरण देख लेते हैं और उसके बाद आपके पास हम आते हैं उस चर्चा के लिए, क्योंकि अभी तक 3 चरण 47 बीजेपी 43 तृणमूल, लेकिन ये जो चौथा चरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी 43% और टीएमसी भी 43% वोट पाती हुई नजर आ रही है। सईद अंसारी के पास हम सीधे चलेंगे, ट्रम्प घुमाकर वो दोबारा से ये आंकड़े लेकर आ गया 43 वोट फीसदी। अब बताइए आंकड़ा क्या है? बिल्कुल, और देखिए जो श्वेता, जिस तरह अभी आप चौंकी, आपकी आवाज में जो कौतूहल नजर आया, ये वही आप जयंतो दास से जरूर पूछिएगा कि ये किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। क्या यहाँ नेक टू नेक टक्कर चल रही है? क्या ऐसा होगा कि 8 चरण आते आते 44 सीटों में से 24 पर बीजेपी, 19 पर तृणमूल, और जो वोट प्रतिशत हम दिखा रहे हैं दोनों का एकदम बराबर, तो क्या वोट प्रतिशत के हिसाब से ये सीटें बिल्कुल सही कन्वर्ट हो रही हैं, या कहीं ना कहीं इनमें कुछ बदलाव हो सकता है? अगर इनमें कुछ बदलाव होता है तो वो अलग हो जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लगातार इस तरह की बात की जा रही थी, आप और हम भी चर्चा कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक जो बात कर रहे थे कि एक तरफा होगा बंगाल का चुनाव,
या तो सीधे सीधे ममता ले जाएंगी या सीधे सीधे बीजेपी ले जाएगी। मतलब वो स्थिति नहीं हो सकती यहां पर कि हंग जैसी कोई स्थिति हो, ऐसी बात नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन अगर बीजेपी और टीएमसी एकदम साथ साथ चलती हैं और इतना ज्यादा वोट परसेंटेज उनका बराबर होता है तो ये बेहद बेहद दिलचस्प होगा 2 तारीख को देखना। नहीं, लेकिन अगर आंकड़ों के संजय जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आपने महत्वपूर्ण बात सही जी यहाँ पर कही। और देखिए, बीजेपी प्लस 71 पर अपनी लीड बनाए हुए है, लगातार आगे बढ़ रही है 4 चरणों के, और हमने आंकड़े दिखा दिए। तृणमूल प्लस 62 पर, और यहाँ पर दर्शकों के लिए जाना जरूरी है, जिस चौथे फेज की 44 सीटों पर मतदान हुए थे, 2016 में 39 पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, बीजेपी ने सिर्फ 1 पर, जबकि 2019 के अगर लोकसभा के हिसाब से हम देखें तो 25 पर टीएमसी, बीजेपी 19 पर। लेकिन यहाँ पर शानदार प्रदर्शन संजय जी चौथे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का, क्या बताता है? नहीं, मुझे लगता है कि दर्शकों को यह समझाना चाहिए। मुझे लगता है अभी 4 चरणों के तो नतीजे आप बताएंगे जो एग्जिट पोल के अनुमान हैं, लेकिन क्या हम 8 चरणों में चुनाव को आगे पीछे होता हुआ क्यों देख रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। चुनाव जैसा पहले फेज से शुरू हुआ, मेरे हिसाब से आखिरी फेज तक, 8वें फेज तक वैसे ही चलता रहा। पार्टियों के आगे पीछे होने की वजह बहुत साफ है। अगर आप वोटरों का डेमोग्राफिक्स देखें, पहले चरण में जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोट पड़े सिर्फ 7% मुस्लिम मतदाता थे, दूसरे चरण में जहां वोट पड़े वहां 12% मुस्लिम मतदाता थे, तीसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस आगे दिखाई पड़ती है और इन तीसरे चरण में 30% मुस्लिम मतदाता थे। चौथे चरण में अगर आप जाएंगे तो 15-16% मुस्लिम मतदाता थे। अब जैसे जैसे आप चरणों में आगे बढ़ेंगे, 5वें चरण में तकरीबन 28%, छठे चरण में 34%, 7वें चरण में 36% और 8वें चरण में 40%। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले 4 चरण महत्वपूर्ण हैं, ध्रुवीकरण को अंजाम देगा। मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव जैसे पहले शुरुआत हुई थी, चुनाव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में तृणमूल के लिए समर्थन ज्यादा दिखने लगा किसी फेज में और किसी फेज में बीजेपी के लिए समर्थन दिखने पड़ा। चुनाव के जो नतीजे, जो दोनों पार्टियां आगे पीछे हो रही हैं, उसका डेमोग्राफिक से बहुत फर्क है। जहां जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज्यादा है वहां तृणमूल कांग्रेस अच्छा करती भी दिखाई पड़ेगी, और जहां हिंदू मतदाताओं की तादाद ज्यादा है, जहां आपने पहले और दूसरे फेज की हमने जिक्र किया, पहले और दूसरे फेज में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत कम, 7% और 8%। और ये वो चरण है, चौथा चरण जिसकी हम बात करें, जहां पर अलीपुरद्वार और कूच बिहार भी जुड़ जाता है, और चौथे चरण में ही वो हिंसा हुई थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा जो सुर्खियों में रहा था। लेकिन इस समय जी, और बाबुल सुप्रियो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। बाबुल, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोरोना से आप पीड़ित हो गए हैं, कैसी तबीयत आपकी है, और क्या ये जो आंकड़े हैं वो थोड़ी सी आपको इस समय सुकून दे रहे हैं? 71 पर बीजेपी 4 चरण के आंकड़ों के बाद और तृणमूल 62 पर। पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने पूछा। मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ, बंद हूँ रूम में, लेकिन आज थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सेकेंड टाइम कोविड कैसे हुआ आई डोंट नो, बट आई थिंक आई विल बी ओके इन 1 or 2 days। जहाँ तक आंकड़ों की सवाल है, मेरा समझ लीजिए टाइम ट्रेवल हो रहा है, क्योंकि शाम से एक चैनल से दूसरे चैनल में ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ हो रहे, जा रहा हूँ, हर चैनल में कुछ अलग ही नतीजे सामने आ रही है। उसलिए आपके चैनल में बहुत अच्छा दिखा रहा है। आई नो दैट यू हैव, हालांकि ये मैं दूसरे चैनल में भी बोल चुका हूँ, मोस्ट ऑफ द चैनल्स हैव डन देयर बेस्ट एग्जिट पोल पॉसिबल। तो ये बोल के मुझे एग्जिट लेना पड़ रहा है, बट हकीकत ये है कि आपके चैनल में बहुत अच्छा दिखा रहा है, उसलिए मैं बहुत ज्यादा खुशी नहीं जाहिर करूंगा। और जिस चैनल में बहुत खराब दिखा रहा है वहाँ मैं गुस्सा भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो चौथा चरण, 5वां चरण आप कह रहे हैं, ये सारे जो भी हमारी मेहनत है वो लोगों के चरणों में हमने डाल दिया है, भले वो 8 चरण हो। तो हमने ये जो बंगाल के जो मतदाता है उनके चरणों में हमने सारी हमारे कैंपेन जो है, हम हमारी तरफ से दीदी व्हीलचेयर से जो भी है हमने सब कर दिया है। आप 2 तारीख को जो है उस दिन को हमें नतीजा पता चलेगा। आपका बाबुल, आपके साथ बुलेट रिपोर्टर भी मैंने किया था, पूरे इलाके में हम लोग घूमे भी थे। ये बताइए, आप वहां से जीत रहे हैं और सरकार बन रही है बीजेपी की, या अभी डरे हुए हैं आप? देखिए, लार्जर पिक्चर में मैं हार जाऊं और बीजेपी की सरकार बने, उसमें भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं हारने के लिए वोट नहीं लड़ता हूं, और टालीगंज मैं बिल्कुल जीत रहा हूं, ये भी मैं आपको बता दूं। आपके साथ बुलेट में साथ साथ चलना जो है वो बेकार नहीं जाएगा। आप कह सकते हैं कि वहां पे आप जो विनिंग कैंडिडेट है उसके साथ आपने बाइक में शेयर किया था। जो लूजर है, जो हारेंगे उनके साथ तो किया नहीं आपने। বাবুল, আমি জয়ন্ত ঘোষাল বলছি, এক সওয়াল করুন। জয়ন্তদা कैसे हैं, কেমন আছেন? আমি খুব চিন্তিত তোমার জন্য। হিন্দি में
हिंदी में एक सवाल कर रहा हूँ। नहीं बाबुल, एक सवाल कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में आपको मैं नई भूमिका में एज मिनिस्टर क्या देखने जा रहा हूँ? आपको क्या लगता है अभी इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? एमपीशिप छोड़ के खराब है जनता। हाँ, नेटवर्क बहुत खराब है जनता, आपको सुनाई नहीं दे रही है। नहीं बाबुल, मिनिस्टर नाउ। नहीं, आप तो चीफ मिनिस्टर कहा था आपने जयंत, तो चीफ मिनिस्टर पूछ रहे हैं। चलिए, आपको नहीं भी सुनाई दे रहा है ना, तो बाबुल इतना बता दीजिए कि यह भी तो अप्रत्याशित था कि एक केंद्रीय मंत्री को एक विधानसभा सीट से लड़ाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ झोंकना चाहती थी या फिर नहीं, आपको मैं बताऊं, लड़ाया नहीं गया था। मैंने सामने से पार्टी को ये कहा था। मैं 2014 से दीदी का दहशत देख रहा हूँ, वायलेंस देख रहा हूँ। एक जो देखिए, हम मंत्री जब बन जाते हैं तो साथ में तामझाम गन वाले ये वाले सब गाड़ी से उतरते हैं, तो मुझे शर्म आती थी जब ऐसा होता था। गांव में 140 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता मरे थे। मुझे प्रत्यक्ष रूप से ममता दीदी के खिलाफ लड़ना था, उनके क्रूरल्टी के खिलाफ लड़ना था, और मैंने पार्टी को ये बात कही कि मुझे लड़ना है और एक मुश्किल सीट से लड़ना है। ये जहां से मैं लड़ा हूं वहां पे उनको हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन माना जाता है, वहां पे मैं उनको हरा रहा हूं। और ये अगर मैं नहीं लड़ता तो मेरा कॉन्शियस को जो है सुकून नहीं मिलती। ये मैं लड़ा हूं, अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मुझे लगेगा कि मैं हमारे जो फुट वर्कर्स है उनके साथ मिलके मैं लड़ा। स्टार कैंपेनर बन के दिल्ली से आया, हेलीकॉप्टर में गाड़ी में कैंपेन किया और चला गया वापस अपने सेफ जॉब जो 2020 तो सेफ जॉब है। ऐसा मैं करता तो मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई मतलब ही नहीं होता। बाबुल सुप्रियो जी, देश की राजनीति में इतना कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि एक केंद्र में मंत्री एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे होंगे? कभी अगर आपको याद हो तो बताइए। मुझे तो याद नहीं आता ऐसा वाकया कि केंद्र में कोई मंत्री हो। एमपी तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री एक विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, ऐसा कितनी बार हुआ हो? कोई बात नहीं हुआ है। मेरा कॉन्शियस ने कहा कि मुझे सामने से लड़ना चाहिए, मैंने लड़ा। और अगर पहले नहीं हुआ होगा तो पहली बार हो रही है। एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट एट सम प्लेस, सो लेट इट स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अभी तो नेटवर्क ठीक है। तो जयंतोदा जो सवाल पूछ रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप नई भूमिका में क्या बंगाल में दिखाई देंगे? मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं एमएलए तो जरूर बनूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। 100% एमएलए बनूंगा। एमपी से मैं एमएलए बन जाऊंगा। बाकी का जो देखिए, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक दैट हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। तो कोई भी, हमारे बहुत सारे 5-6 ऐसे चेहरे हैं जिनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो चेहरे आप कभी कभी दिखाते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं। तो आप दिखाते रहें, लेकिन हमें जो भी दायित्व दिया जाएगा हम उसे खुशी से और बहुत ऊर्जा के साथ निभाएंगे। लेकिन इसके साथ आप मुख्यमंत्री पद को मत जोड़िए। लेकिन चुनाव लड़ने का तो निर्णय आपका था। आपने कहा मैं खुद मैदान में आया। उस समय आपको दायित्व, आपने कहा मैं मंत्री था लेकिन मुझे लगा मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। उस समय आपको अपने दायित्व का ख्याल आया। उस समय आपको किसी ने निर्देश नहीं दिया। लेकिन अगर बंगाल में मंत्री बनने की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं जैसा मुझे आदेश मिलेगा वैसा मैं करूंगा। बिल्कुल। जहां तक लड़ने की बात है, एक सीट जो अदरवाइज बहुत मुश्किल सीट माना जाता है, मेरा एक ही वो था कि मुझे मुश्किल सीट से लड़ना है। जहां तक पद की बात, तो मैं खुद नहीं बोल सकता हूं ना, ये तो जायज सी बात है। आपका क्वेश्चन गलत है। मैं लड़ूंगा और सीट आपको लड़के जीत के दे सकता हूं। केंद्रीय मंत्री पहले लड़ा या नहीं लड़ा, उससे मुझे वो ईगोइस्टिक ट्रिप में मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। मैं हार भी जाऊं तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बाबुल, अभी तक जितने भी आंकड़े हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी लीड लेती हुई तो दिख रही है, लेकिन तृणमूल बहुत पीछे नहीं है। और अभी तो हम ये 4 राउंड्स की बात कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी के खिलाफ उतना ज्यादा ही गुस्सा रहता, उतनी ही नाराजगी रहती, तो शायद इस तरह के आंकड़े सामने नहीं दिख रहे होते। कई फेजेस में तो हम देख रहे हैं कि सेम टू सेम वोटिंग परसेंटेज आप दोनों को मिल रहा है। तो बीजेपी ग्रो तो जी नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे जो वोटर्स है ना, वो साइलेंट वोटर्स है। ममता बनर्जी की जो हिंसा रही है वो आप लोगों ने खुद इसके पहले सारे अपने चुनाव में, भले पंचायत हो, सिविक पोल्स हो, 2016 हो, 19 हो, आपने दिखाया है। तो जो बूथ से निकलते हुए जो लोग हैं, अभी तक तो दीदी की पुलिस ही है, दीदी अभी तक मुख्यमंत्री है, तो वो जो है सेंट्रल फोर्सेस चले जाएंगे, तो ये तो धमकाते रहते हैं हर जगह में। तो वो खुल के ये बोलने वाले नहीं है कि हमने बीजेपी को वोट दिया है। माइक के सामने तो, कैमरा के सामने तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो हमारे साइलेंट वोटर्स है। और 2 तारीख को जो है आप देखना, बीजेपी बहुत ही भारी संख्या, बहुत ही क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जो है
मैं इंग्लिश में बोला, थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ पावर में आएगी। आप उसे ट्रांसलेट कर दीजिए। चलिए बाबुल, उम्मीद करते हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा रहे और आप भी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, कोरोना को मात दे दें दूसरी बार भी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने हैं, वो अभी तक जो इशारा कर रहे हैं, क्या आखिरी चरण की गणना तक, यानी आखिरी चरण के एग्जिट पोल प्रोजेक्शंस तक सेम आंकड़े दिखने वाले हैं या फिर नहीं दिखने वाले? क्योंकि 5वें चरण का यह आंकड़ा आपके सामने इस समय आप देख रहे हैं और यहां पर आपके सामने है 46% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण की 45 सीटों पर जो मतदान हुआ था उसमें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी 41%, यानी कि 5% वो पीछे रह जा रही है, जबकि लेफ्ट 10% हासिल करती हुई। हालांकि हम सब ने देखा लेफ्ट प्लस ने हासिल जरूर किया है, लेकिन वो ज्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहा है सीटों में। ऐसे में एक बार फिर से अब ट्रॉम ट्रेन के साथ आ चुके हैं सईद अंसारी। सईद जी, सीटें क्या कहती हैं इस 5वें चरण को लेकर? देखिए, हम 4 चरण घूम आए हैं बंगाल में। ये कोलकाता में जरूर चलती है ट्राम, लेकिन हम बंगाल के 4 चरणों का चक्कर लगाए हैं और 5वें में भी बीजेपी आगे है। तो अब आप देख लीजिए, 45 सीटों में से अगर 25 बीजेपी जीत रही है, 20 पे तृणमूल है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये 8वें चरण तक जाते जाते, और अगर ट्रेंड इसी तरह का रहा, अगर जयंतोदा की बात को थोड़ा सा मान लिया जाए, आगे पीछे भी रहा, तो कांटे की टक्कर चल रही है। और बीजेपी के लिए तो वाकई ये सुगत स्थिति है और ममता बनर्जी और रिजू दत्ता वाकई सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लगातार बीजेपी ने जो आक्रामक रवैया अपनाया उसका फायदा यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी क्या ममता बनर्जी पर यहां भारी पड़ रही है। 45 में से अगर इस 5वें चरण में भी 25 सीट पर बीजेपी आगे है, जिसमें आप लोग अभी चर्चा कर रहे थे, दिलचस्प चर्चा थी आपकी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मुस्लिम मतदाताओं की तादाद आगे बढ़ेगी, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो भारी तो यहां पर बीजेपी पड़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। 96 कुल आंकड़ा यहां पर हो ही चुका है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को जल्दी से हम दे देते हैं इन्हीं आंकड़ों के साथ। आप देखिए 180 के अब तक के आंकड़े आपके सामने रखे हैं 292 में से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 96 सीटों पर लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पीछा करती हुई तृणमूल कांग्रेस भी 82 सीटों के साथ, यानी कि अब तक कांटे की टक्कर। और यहां पर बीजेपी 25 सीटों पर इन 45 में से जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी 20 सीटों पर। आपको बता दें 2016 में टीएमसी ने इन 45 में से 32 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 3 सीटों पर, जो उस समय बीजेपी के साथी थी, लेकिन इस बार वो टीएमसी की साथी है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बात करें तो टीएमसी ने 23 सीटें हासिल की 2019 के लोकसभा के लिहाज से, असेंबली में अगर कन्वर्ट करें, और बीजेपी ने 22 सीटें हासिल की थी। कुल मिलाकर शानदार प्रदर्शन 2016 के मुकाबले यहां पर बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर तो वो 2019 से भी ज्यादा 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसी सवाल के साथ एक बार फिर से जयंतोदा आपके पास आते हुए, ये 5वां चरण 45 सीटें, दार्जिलिंग ऊपर सिलीगुड़ी, बाकी भी सीटों को हम मिला लें तो महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर बंगाल का भी हिस्सा जहां पर वोटिंग हुई थी। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? क्या इसी तरह से, क्योंकि बीजेपी हर एक चरण में ऐसा लग रहा है अपनी बड़ी बढ़त के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है? देखिए, हम शुरू से ही आज तक में हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा हो रहा था कि बीजेपी ऑलरेडी दे आर अचीवर, क्योंकि बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं था। वो राजनीतिक स्पेस जो है, वो कांग्रेस और लेफ्ट का हालत देखिए, तो वो जो स्पेस है एंटी इनकम्बेंसी ऑफ ममता बनर्जी गवर्नमेंट फॉर द 10 years, ये तो जमीनी हकीकत है। हम जिले जिले में देखे हैं कि ये सिर्फ हिंदुत्व नहीं, ये सिर्फ जय श्री राम ये स्लोगन से नहीं, पश्चिम बंगाल में ये ग्राउंड रियलिटी था। और बीजेपी को ये बहुत शुरू से 2014 में अमित शाह जी ने बोले थे कि हमको बंगाल जाना है, और सदस्यता जो अभियान, आरएसएस का जो संगठन, बनवासी संगठन, नॉर्थ बंगाल की बात आप कर रहे हैं, नॉर्थ बंगाल में आरएसएस जो काम किया, उस समय ममता बनर्जी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उनके अपने जिले में कोई मुकुल रॉय जाने के बाद जिले संगठन देखने के लिए कोई नहीं था। तो उस समय वो 99 में मुख्यमंत्री के रोल निभा रहे थे और बीजेपी गांव-गांव में पहुंच रहे थे। आरएसएस के मोहन भागवत जी कितने लोगों से मिले थे। नक्सलबाड़ी वो इलाका जहां पर मैं भी गई थी, श्वेता भी गई थी, बचा पाएंगे तो बड़ी बात है। जहां से नक्सल आंदोलन की शुरुआत पूरे देश भर में हुई और जो लेफ्ट का गढ़ माना जाने लगा था, वो पूरा का पूरा इलाका, ऐसा क्या हुआ कि लेफ्ट पार्टी अपने सहयोगियों के साथ उसका सुपड़ा साफ हो गया है। आप देखिए 5वें चरण में कहीं भी जयंतोदा वो दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे 2019 में मैं खुद गए थे और वहां जादवपुर यूनिवर्सिटी जो लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, वहां लेफ्टिस्ट वोटर मुझे बताया था कि पहले राम बाद में बाम, क्योंकि हमको ममता को हटाना है।
तो एक समय पश्चिम बंगाल के फिर भी लोगों के लिए वाम के गढ़ में राम सोचना भी बड़ा मुश्किल, और एंटी इनकम्बेंसी की बात जयंतोदा कर रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो ये वो बंगाल है जो 30 साल से अधिक का शासन लेफ्ट का झेल चुका है, और उसके बाद ममता बनर्जी 10 साल। ममता बनर्जी की लोकप्रियता कैसी है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन रिजू दत्ता जी, क्या आप इन आंकड़ों को अभी समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जो नारा एक बार ममता बनर्जी ने दिया था चुप्पे चाप फूल छाप, क्या वो इस बार चुप्पे चाप कमल छाप हो चुका है? देखिए, मैं एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, आप जैसे अच्छे चैनलों का तो मैं सम्मान करता ही हूं, पर मैं आपको कुछ आंकड़े बता देना चाहता हूं। बीजेपी के जब से कैंपेन स्टार्ट हुआ तो बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक अमित शाह जी ने बोला कि हम इस बार 200 पार हो जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, अमित शाह जी ने कहा था दिल्ली में 45 सीट, झारखंड में 65 आए थे 8, और झारखंड में आए थे 25, हरियाणा और बिहार में 2/3 बहुमत आएंगे। आया था? नहीं आया था। तो उनके भविष्यवाणी से ये पता चलता है, उनके पास्ट प्रेडिक्शन और उनके ट्रैक रिकॉर्ड से, कि वो जो कहते हैं उसके 35 या 40% आता है। तो वो जब 200 कहते हैं, असल में वो मानते हैं कि 70 ही आएंगे। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, नंदीग्राम भी जीतेंगी, और बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। और संबित जी को मैं एक चीज बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि संबित जी, इस देश में डिसेंट का मतलब सेडिशन नहीं होता है। सब लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, और ऑपोजिशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कभी कभी उनको भी थोड़ा श्रेय दीजिए, क्योंकि जो लोग अपने चहितों को खोए हैं उनका गुस्सा तो आपके ऊपर आएगा ना सर, तो थोड़ा दूसरों को भी थोड़ा श्रेय दीजिए। नहीं, पर वहां पर तो आप सत्ता में हैं, वहां पर तो आप सत्ता में हैं, और इसीलिए संबित जी, यहां पर अगर ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत लग रही है अभी तक के चरणों की एग्जिट पोल के अनुसार संबित, तो उसमें आप क्या समझ रहे हैं? इसके आगे वो कोरोना वाली नाराजगी आने वाली है, हम देखते हैं कि क्या वो आंकड़ों में उस तरीके से दिखता है या नहीं दिखता है, या पश्चिम बंगाल के लिए मुद्दा रहता है या नहीं रहता है। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े आपके सामने हैं उसमें ममता बनर्जी को सीधे तौर पर नकारा जा रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। देखिए श्वेता जी और चित्रा जी, जब आप लोग डिबेट कर रहे थे, अभी बाबुलदा भी आए थे, जयंतदा से बात हो रही थी, तो हम नीचे देखते हुए व्हाट्सएप पे बाकी चैनलों में कितनी संख्या, क्या संख्या हमें दी जा रही है, वो एग्जिट पोल्स भी देख रहा हूं मैं। बहुत सारे चैनलों में हम बहुत आगे हैं, कुछ जगहों पे टक्कर दिखाई जा रही है, कहीं भी हम बहुत पीछे नहीं है, टक्कर दिखाई जा रही है एक आध जगह पे। चलिए मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट केस में, अगर अभी 2-3 फेज जो बाकी हैं आपके, उसमें अगर हमें टक्कर भी दिखाया जाएगा, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, याद रखिए एक भय फैक्टर है, एक डर का फैक्टर है बंगाल में, जहां एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल में लोग खुल के नहीं बोलते हैं, चुपचाप कमल छाप करके आ जाते हैं और बाहर आके ये बताते नहीं है। और याद रखिए बंगाल में ये यूपी इफेक्ट के बारे में मैंने बात किया है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ रिजू साहब कह रहे थे कि आप कोविड के बारे में बात करिए, बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम प्रस्तुत हैं, उस पर बात होना चाहिए, मगर आप बंगाल में राज्य सरकार में हैं। और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, 3 बार प्रधानमंत्री जी के कोविड बैठक में ममता जी एब्सेंट रही, और कारण रहा कि मैं कैंपेनिंग में व्यस्त हूं, इसलिए मैं कोविड के बैठक में नहीं आ सकती हूँ। इसका जवाब भी ममता बनर्जी को देना। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी, बिल्कुल रिजू दत्ता, फौरन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 292 में से 180 सीटों का एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा है, और यहाँ पर 96 पर बीजेपी लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ 82 सीटों पर। आगे के चरणों पर हम आएंगे, क्योंकि दिल की धड़कनें सभी की बढ़ी हुई है बंगाल में। अब की बार किसकी बनेगी सरकार, लेकिन पुडुचेरी, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 30 विधानसभा क्षेत्र हैं, पूरे के पूरे विधानसभा में 3838 सैंपल साइज के जरिए ये सर्वे हमने किया है। एक्सिस इंडिया टुडे माई का ये एग्जिट पोल जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो वोट शेयर है वो देखिए, एनडीए 52% के साथ, एनडीए के लिए पुडुचेरी से भी खुशखबरी सामने आ रही है। 52% वोट शेयर के साथ यहां पर लीड लेता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है, जबकि यूपीए 37% के साथ काफी ज्यादा पीछे, और 11 अन्य के खाते में। सीटों में अगर पुडुचेरी को हम कन्वर्ट करें तो यहां पर ये आंकड़े भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 20 से 24 पर एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, यूपीए, कांग्रेस पार्टी 6 से 10 पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य 0 से 1 पर। तो एनडीए के लिए पुडुचेरी से भी अच्छी खबर सामने आ रही है, और अब तक बंगाल से भी अच्छी खबर सामने आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस कांटे की टक्कर में अगले 2 चरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। 7वें और 8वें चरण में क्या बाजी पलट देगी यहां पर टीएमसी, या फिर भारतीय जनता पार्टी कामयाब रहेगी हमारे इस एग्जिट पोल में अपनी सरकार बनवाने में?
इतिहास रचने के करीब कौन है, ममता बनर्जी या फिर बीजेपी? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हम आपको आज देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल इस समय दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, मेरे साथ चित्रा त्रिपाठी इस समय मौजूद है। और बंगाल का जो आंकड़ा अभी तक, क्योंकि हम फेज वाइज आपको दिखा रहे हैं, उस फेज वाइज आंकड़े के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से केवल 4 सीट पीछे रह गई है। 96 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 5 चरण के जो एग्जिट पोल हैं उनके अनुसार। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मिल रही है कड़ी टक्कर। तृणमूल के खाते में 82 सीटें एग्जिट पोल के अनुसार जाती हुई दिख रही हैं। 292 में से 180 सीटों पर यह एग्जिट पोल है जो इस समय आपके सामने है। लेफ्ट प्लस के पास 1 और अन्य के पास 1 सीट जाती हुई दिख रही है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 5वें चरण तक बीजेपी को 96 सीट का अनुमान है। ऐसे में क्या बीजेपी सरकार बना लेगी अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते हुए चले गए, या तृणमूल कांग्रेस जो पीछे पीछे लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, कांटे की टक्कर दे रही है बीजेपी को, एक बार फिर से ममता बनर्जी वहां पर हैट्रिक लगाने में कामयाब रहेंगी? क्या होगा पश्चिम बंगाल में? सभी के ज़हन में ये सवाल है। लेकिन आपको बताते चले 5 चरणों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं। आज 8वें चरण का भी मतदान सामने हुआ है। अगले 3 चरणों की हम बात करेंगे, तो अब सीधे बिना देर किए 6वें चरण का आंकड़ा क्या कहता है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले वोट प्रतिशत की बात हो जाए कि वोट प्रतिशत 6वें चरण में क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा जाता है, और यहां पर बराबरी पर 44% बीजेपी, 44% टीएमसी, लेफ्ट गठबंधन को 9 सीटें, अन्य को 3% जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण 6ठे चरण की 43 सीटों पर मतदान हुआ था, 82% वोट शेयर था। अब इतना बड़ा जो वोट वहां पर पड़ा है वो किसके पक्ष में? सीटों को अगर हम कन्वर्ट करें तो यहां पर फायदा दे पाएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको बताते चले 2016 में शानदार प्रदर्शन यहां पर टीएमसी करती हुई नजर आई थी। 2016 का उसका आंकड़ा 43 में से 32 पर जीती थी, कांग्रेस पार्टी 7 पर, सीपीआईएम 3 पर, बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 2019 में बीजेपी ने बाजी पलट दी थी, बीजेपी 19 सीटों पर अपनी लीड ली हुई थी, टीएमसी 24 सीटों पर। अब इसी आंकड़े को, ये जो वोट शेयर आप देख रहे हैं, अगर इसको हम तब्दील करें सीटों में, तो वो सीटें क्या कहती हैं? क्योंकि यहाँ की जो सीटें सामने आएंगी वो यकीनन नीचे 96 में या फिर 82 में जुड़ती हुई चली जाएंगी, जो ये साफ करेंगी कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार पश्चिम बंगाल में। सीधे रुक कर लेते हैं, सईद जी फिर से आ गए पश्चिम बंगाल का चक्कर लगा के ट्रॉम से। सईद, क्या कहती है सीटें? जी, घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन 22 और 21 अगर जो परसेंटेज सीटों में कन्वर्ट होता है तो बराबर हो रहा है, लेकिन बीजेपी को यहां पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 43 में 6ठे चरण में ये स्थिति है, यानी कि बिल्कुल बराबर कांटे की टक्कर। लेकिन आप बिल्कुल मत भूलिए कि ये वो बंगाल है जो 45 सालों तक जहां लेफ्ट का राज होता है, शासन होता है, उसके बाद 10 साल से ममता बनर्जी हैं। और अगर ऐसे में बीजेपी ये इस स्थिति में आ जाती है, बीजेपी जबरदस्त टक्कर देती हुई दिखाई देती है, बीजेपी इतना आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है, लोकसभा में 18 सीटें जीत जाती है, तो वाकई ये बीजेपी एक बड़ी जीत बीजेपी की अभी अनुमान में ही भले आप मानिए, आपको मानना पड़ेगा। और बंगाल में बीजेपी ने अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवा ही दी है, यह भी आपको मानना पड़ेगा। देखिए 118, हालांकि श्वेता आपने कहा था इस कार्यक्रम की शुरुआत में कि प्रशांत किशोर की चर्चा नहीं करते हैं, उन्हें अलग रखिए, लेकिन वो कई बार कह चुके हैं हमारे चैनल पर, आज तक पर भी उन्होंने कहा था कि अगर 100 बीजेपी पार करती है तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो एक सवाल और आपके पास यहां पर आ गया है, लेकिन देखना यह होगा कि अगर इसी तरह से रहा तो जो परिणाम आएंगे वो बिल्कुल आसपास रहेंगे, तब स्थिति क्या होगी? श्वेता और चित्रा, चलिए एक और चक्कर आप लगाइए, क्योंकि अभी कुछ राउंड्स बाकी हैं। लेकिन छठा ये चरण जहां पर जिस मथुआ समुदाय की हम बात करते हैं, वो वाली सीटें इसी चरण में गई थी चुनाव में। और भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ा हुआ जो बोंगांव, कृष्णानगर, ये सारी सीटें हैं, ये सब इसी चरण में अपना खेल दिखाने वाली हैं। लेकिन यहां जो आंकड़ा, प्रदीप गुप्ता जी चूंकि वापस लौट आए हैं हमारे साथ, ये जो आंकड़ा हम इस समय 6 चरण का दिखा चुके हैं, और इस चरण की खासकर मैं आपसे जानना चाहती हूं, मथुआ वोटों को लेकर जिस तरह के प्रोजेक्शंस हो रहे थे, वो सही आपको एग्जिट पोल में मिले या गलत? नहीं, मथुआ वोटों के प्रोजेक्शन की जहां तक बात है तो मथुआ वोट ने हमारे एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी को अधिक संख्या में वोट किया है बनिस्बत टीएमसी के। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो बीजेपी यहाँ पे बैंक कर रही थी कि बहुत बड़ी संख्या में वोट करेंगे, जिसको बड़ी संख्या का मतलब होता है 60% के ऊपर, वो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, बीजेपी को वोट बहुत अधिक मात्रा में किया टीएमसी के मुकाबले, लेकिन उतना अधिक नहीं किया है जितने की उम्मीद थी। और यहाँ पर दर्शकों के लिए एक चीज और बता दें, ये जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, बीजेपी को सरकार बनाने के लिए
147 सीटें चाहिए, 118 के हिसाब से 29 सीटें उसको और चाहिए। तृणमूल कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 44 सीटें और चाहिए, 147 का आंकड़ा अगर उसको छूना है इन 292 सीटों में से। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये आंकड़ा किसके पक्ष में जाएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी तक 292 में से 223 के आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं। बीजेपी प्लस 118 पर, तृणमूल 103 पर। कुल मिलाकर ये स्कोर बोर्ड ये बता रहा है कि कांटे की टक्कर इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रही है। आखिरी तक कौन बना लेगा सरकार, श्वेता, ये महत्वपूर्ण है। 100 दोनों पार कर चुके हैं। 103 तृणमूल, 118 भारतीय जनता पार्टी। और प्रभु चावला हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रभु चावला जी, बंगाल जाना नहीं जाता है इसके लिए, पश्चिम बंगाल इसके लिए जाना ही नहीं जाता है कि कांटे की टक्कर वहां पर हो। कहते हैं वहां पर फैसला एक तरफा होता है। इस समय एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, अब लेफ्ट और कांग्रेस का स्पेस विकेट हुआ है, क्योंकि हमेशा लड़ाई दो पार्टियों के बीच में होती है। जब लेफ्ट और कांग्रेस ने वहां पर सरेंडर कर दिया, आपने चुनाव में आपने काफी वहां पर देखा भी होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट के लोग काफी मिलजुल कर रही थे, पर उनका चुनाव में उतना दम नहीं दिखा रहे थे जितना बाकी पार्टियां दिखा रही थी। तो मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं लगती, क्योंकि जब स्पेस ही खाली हो गया है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 12 केंद्रीय मंत्री सारे वहां पर एग्रेशन के साथ कैंपेन में लगे हुए हैं, तो जो ऑल्टरनेटिव चुन रहा है टीएमसी का, उनको दिखाई दिया कि टीएमसी के मुकाबले बीजेपी ही सेकंड ऑल्टरनेटिव हो सकता है। उनके पास संगठन भी है, साधन भी हैं, तो इसलिए स्पेस जो खाली हुआ है, जो कांग्रेस ने पहले खाली किया लेफ्ट के लिए, लेफ्ट ने खाली कर दिया बीजेपी के लिए, पहले टीएमसी के लिए किया, उसके बाद अब लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के बीजेपी को खाली, क्योंकि वोट परसेंटेज आप दिखा रहे हैं उससे लगता नहीं है कि टीएमसी के वोट में कोई बड़ी सेंध पड़ी है, क्योंकि मैं सुन रहा था कि जहां पर उनको वोटों की एक्सपेक्टेशन थी वहां भी नहीं है। तो टीएमसी के वोट परसेंटेज पिछले 5-6 इलेक्शन के अंदर आप देखें, 4 इलेक्शन के अंदर वो लगभग या तो बढ़ी है या वहां से स्थिर रही है। तो इसे वोटों में कोई कमी नहीं आई है, परंतु सीटों में कमी जरूर आ रही है। वो इसलिए कि वोट जो बाकी पार्टियों के हैं वो सारे के सारे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो इसलिए एक स्पेस जो विकेट हुआ था एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ, वो बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। दो स्टेट फाइट हो गई है, डायरेक्ट फाइट हो गई है। डायरेक्ट फाइट के अंदर मेरे को लगता है कि बीजेपी के लिए मेजोरिटी बनाना मुश्किल हो सकता है। ट्रायंगुलर फाइट के अंदर उनको एडवांटेज हो सकता था, परंतु जब रिजल्ट आएंगे तभी पता लगेगा। एग्जिट पोल के हिसाब से मेरे को लगता भी है बड़ी कांटे की टक्कर है। जो स्पेस विकेट हुआ एंटी इनकम्बेंसी, वो सारा का सारा बीजेपी के पास चला गया है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के अंदर। एग्जिट पोल के ये आंकड़े वाकई बहुत ही दिलचस्प है। 118 पर भारतीय जनता पार्टी अगर इस समय आगे दिख रही है, गौरव भाटिया, ये बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव तो हुआ है। इसमें दिखा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी भी अपनी जो एक स्ट्रीट फाइटर वो रही हैं हमेशा से, उस भूमिका में और उस छवि पर वो पूरी तरीके से खरी भी उतरती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को ऐसे लड़ा है जैसे एक लौता चुनाव और आखिरी चुनाव इस धरती पर हो रहा हो, और इसीलिए इतनी कड़ी टक्कर, और वही कड़ी टक्कर अभी एग्जिट पोल में भी नजर आ रही है। गौरव। श्वेता जी, देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो योगदान रहा, जो मीडिया का योगदान रहा, कोविड के संकट में जब देश एकजुट होकर कोविड को परास्त करने का प्रयास कर रहा है, उस वक्त ये संवैधानिक दृष्टि से चुनाव हुए। तो आप भी ये मानेंगी कि बहुत हमने देखा किस तरह से प्रतिबद्ध थे, चाहे मीडिया हो, चाहे लीडर हो, वर्कर्स हो या इलेक्शन कमीशन हो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, पश्चिम बंगाल की क्योंकि बात कर रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आपने बार बार कहा कि हैट्रिक लगाई। दीदी हैट्रिक नहीं लगाएंगी, बल्कि जो उनकी ट्रिक थी ना वो फेल हो जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम लोगों ने वहां कैंपेनिंग करी तो जमीनी स्तर पे ये देखा कि जनता में टीएमसी के खिलाफ बहुत ही आक्रोश था। वो बदलाव चाहते थे। तोलाबाजी, सिंडिकेट, सांप्रदायिक राजनीति जिसका प्रतीक ममता बनर्जी बन गई है, उसको वो बदलना चाहते थे। वो चाहते थे डबल इंजन की सरकार बने। लोग पश्चिम बंगाल में चाहते थे कि जो विकास है वो पश्चिम बंगाल तक पहुंचे, जिसके 2 उदाहरण मैं देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, लोग पूछ रहे थे क्यों ऐसा है कि ममता बनर्जी ने ये किसानों के लिए स्कीम लागू नहीं करी। लोग ये भी जानना चाहते थे आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हुई। तो मैं समझता हूं कि जब 2 मई दीदी गई होगा तो हम लोग देखेंगे किस तरह से एक बदलाव पश्चिम बंगाल में आ रहा है। 4 दशक बाद आप समझ लीजिए ये एक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा। तो सिर्फ एग्जिट पोल है और भी 2 चरण बाकी हैं, और 2 चरणों में पिछली बार ममता दीदी ने भी और बाकी अन्य लेफ्ट दलों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था।
तो दिल थाम के रखिए, थोड़ा अगले 2 चरणों का भी पूरा हो जाने दीजिए। चरण सिंह सापरा, लेकिन अब सीधे आपके पास आते हुए, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को पश्चिम बंगाल में क्या हो गया? सिर्फ 1 सीटों पर इस वक्त 223 में से उसकी बढ़त दिखाई दे रही है। श्वेता जी, मैं आपके एग्जिट पोल का पूरा सम्मान करता हूं, आपका भी बहुत सम्मान करता हूं और यही कहना चाहूंगा कि ये मात्र अनुमान है, ये कोई परिणाम नहीं है। और आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कोरोना का मुद्दा है। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि संवैधानिक प्रतिबद्धता थी इसलिए ये चुनाव हुए, लेकिन एग्जिट पोल पर आज चर्चा करना मैं समझता हूं ये संवैधानिक प्रतिबद्धता नहीं है। और ये भी कहना चाहूंगा कि आज लोग ये जानना चाहते हैं कि कोरोना की सुनामी ये किसकी नाकामी है। सुनामी के समय भी इस देश ने बाहर से मदद नहीं मांगी थी विदेश से, लेकिन आज हमें इंजेक्शन के लिए और ऑक्सीजन के लिए विदेश से मदद मांगनी पड़ रही है। यानी 70 साल से जो ये मजबूत भारत था उसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजबूर भारत बना दिया है। आज हर जगह में हम देख रहे हैं कि सिस्टम बीमार है और मरीज लाचार है। अगर मरीज जिंदा है तो हॉस्पिटल में जगह नहीं और मर गया तो श्मशान में जगह नहीं है। जो लोगों ने स्मार्ट सिटी देने के वादे किए थे उन्होंने श्मशान सिटी बना दिए हैं। आज ऐसी परिस्थिति जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर इनके खुद एमएलए आपकी बात से बिल्कुल सहमति जताते हुए कि सिस्टम की नाकामी इस वक्त देखने को मिल रही है और हैरान परेशान लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये स्थिति कब संभलेगी, ये बड़ा सवाल है और यकीनन फेल्योर यहाँ पर सरकार का, सिस्टम का साफ साफ। चरण सिंह सापरा जी, आपकी सारी बातों से सहमति जताते हुए सर, आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सच है। अब मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, सर लोग परेशान हैं, जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं यकीनन वो व्याकुल करने वाली हैं और बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाती हैं कि इस स्थिति तक हम कैसे पहुंच गए। लेकिन सर एक और सवाल है, यही वो जनता है जो विकल्प के तौर पर दूसरी पार्टियों को मौका देती है मौजूदा सरकार से अगर वो खुश नहीं होती है। अब तक के इस आंकड़े के हिसाब से मेरा आपसे सवाल है, 44 सीटों पर 2016 में आप लोगों ने जीत हासिल की थी अपने गठबंधन के साथ, लेफ्ट को छोड़ दे सिर्फ कांग्रेस की सीटें। सर यहां पर आप देख रहे हैं 223 में से सिर्फ 1 सीट पर यहां लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन विकल्प के तौर पर आपको जनता खारिज कर रही है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। नहीं, आपके मैंने यही कहा कि आपका एग्जिट पोल का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। और ये समय वो है कि जब जनता बहुत सारे अलग प्रश्न पूछ रही है। जनता चाहती है कि उन्हें टीकाकरण कब होगा। इस देश के अंदर टीके खत्म हो गए हैं, मात्र 2 कंपनियां हैं और 5 डिफरेंशियल प्राइस है उसकी। हमने क्यों ये पॉलिसी टीकाकरण की पहले नहीं तय की? ये कोरोना दस्तक दे रहा था, सेकंड वेव जो है वो दिसंबर से दस्तक दे रही थी। क्यों नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक चुनावी मशीनरी में लग गई थी कि मात्र चुनाव लड़ने हैं। 5 राज्यों के चुनाव लड़ने में इतने मशगूल थे। चरण सिंह सापरा जी, सवाल का जवाब लंबे समय तक सबको देना होगा और चूंकि अब हम 7वें दौर की गणना की तरफ बढ़ रहे हैं, 7वें दौर की एग्जिट पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए नहीं, आप कोरोना वाली ही जो बात कर रहे हैं उसी में 7वें दौर का मतदान ही वो दौर का मतदान था जब 2 उम्मीदवारों ने अपनी जान गंवा दी थी कोरोना को, और पूरा देश उस समय सत्ते में आकर यह देखने लगा था कि कोरोना की ये जो भयंकर स्थिति हो चुकी है, उन सारी चीजों के बीच ये चुनाव कितने सही कितने गलत। यहां देखिए जो 7वें चरण का जो मतदान है हमारे सामने, उसमें टीएमसी को 48% वोट मिलते हुए दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिलते दिख रहे हैं। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 292 में से 223 सीटें जो हमारे सामने है उसमें बीजेपी प्लस 118 और तृणमूल 103। लेकिन क्या ये राउंड और इसके बाद का राउंड गेम चेंजर साबित होने वाला है पश्चिम बंगाल में? क्या आंकड़े अब कोई और इशारा करने वाले हैं? कुछ ही देर में आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी जो वोटिंग प्रतिशत टीएमसी और बीजेपी के पक्ष में दिख रही है वो संतुलन जो है वो कुछ और इशारा कर रहा है। लेकिन उतने वोट प्रतिशत के फर्क के बावजूद टीएमसी 18 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें इस दौर में भी लेते हुए नजर आ रही है। बीजेपी प्लस अब 134, तृणमूल प्लस 121, लेफ्ट और अन्य के पास एक और एक ही अभी नजर आ रहे हैं। यहां पर 2019 को अगर हम लोकसभा को असेंबली में कन्वर्ट करके देखें तो टीएमसी को 16 मिली थी, बीजेपी को 16, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर यहां पर बढ़त मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस
का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है चरण सिंह सापरा जी। और 2016 की बात करें, टीएमसी को 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 12 सीटों पर जीत मिली थी इस 7वें चरण में। और आपको यह भी बताते चले कि सबसे कम मतदान अगर बाकी चरणों के हिसाब से हम देखें तो 75%, क्योंकि 80 के आंकड़े को क्रॉस कर गया था हर चरण में, लेकिन 7वें चरण में 75% के आसपास ही वोट प्रतिशत रहा था। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी गायब होती हुई, बीजेपी और टीएमसी अच्छा करती हुई, और इस हिसाब से 292 में से 257 के आंकड़े आपके सामने हैं। 134 पर बीजेपी, 121 पर तृणमूल कांग्रेस। कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी को आखिर बंगाल की जनता ने अपना विकल्प नहीं माना? इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन उसके पहले ये आंकड़े अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सरकार बनाने के लिए 147 की जरूरत होगी। 292 सीटों पर पोलिंग हुई है। 2 सीटों पर उम्मीदवारों की मौत होने के कारण 16 मई को वहां पर चुनाव होंगे। इस लिहाज से आप देख पा रहे हैं, बीजेपी 134 पर, तृणमूल 121 पर। सईद अंसारी, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? आप फिर से चक्कर लगा के आ रहे हैं ट्रम्प के जरिए, क्या कहता है आपका? 13 सीट का इंतजार हो रहा है बस। बीजेपी की तरफ से तो गौरव भाटिया और दूसरे तमाम नेता भी इंतजार कर रहे होंगे कि कम से कम 147 हमें दे दीजिए। और ये भले ही अनुमान हो, लेकिन अनुमान में भी ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। देखिए, 34 सीटें 7वां चरण, 18 तृणमूल, 16 बीजेपी। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, भले ही वो प्रभु चावला ये कहें कि एंटी इनकम्बेंसी से खाली हुआ जो स्पेस है वो बीजेपी ने भर दिया हो, या जयंतोदा ये कहें कि हाँ बीजेपी ने अपना स्पेस वहां पर बना लिया किसी भी तरह से, लेकिन बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बंगाल में उभर गई है। अब सिर्फ 13 सीटें हैं अनुमान में, और अगर वो हो जाती हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी का आत्मविश्वास कितनी ऊपर जाएगा। सही, इसीलिए आपका जो ट्रैम का आखिरी चक्कर है ना, वो सबसे ज्यादा अहम अब हो जाता है। लेकिन संजय जी, जल्दी से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो दौर था वो ममता बनर्जी के लिए जरा वीक विकेट माना जा रहा था, क्योंकि 22 सीटें जो थी वो कांग्रेस लेफ्ट के हिस्से में, उस हिसाब से समझ सकते हैं, लेकिन वो तो गायब ही हो गए। और वही स्पेस जो आप कह रहे थे तब से कि वो स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा था, तो टीएमसी के पास वो भी पूरे नहीं गए हैं। हाँ, देखिए, शुरू से मुझे लग रहा है पूरा का पूरा चुनाव ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रहा था। जो लोग ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, उन्होंने तो बढ़ चढ़ के टीएमसी को वोट दिया। और जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें भी अलग अलग फेजेज में दिख रहा है कि टीएमसी को अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस या लेफ्ट को वोट का गठबंधन को वोट दिया था, इस चुनाव में लेफ्ट या कांग्रेस गठबंधन के लिए तृणमूल को टक्कर देने की कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही थी। सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी दिख रही थी जो तृणमूल कांग्रेस को टक्कर दे सकती थी और ममता बनर्जी को हराने में सक्षम दिख रही थी। इस वजह से वो सारे वोटर जो लेफ्ट और कांग्रेस को 2016 के चुनाव में वोट दिए थे, वो शिफ्ट हो गए बीजेपी की तरफ। काफी कुछ शिफ्ट लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला, जिस वजह से बीजेपी को 40% वोट मिले। और उसी वजह से ये जो लेफ्ट और कांग्रेस की जो स्थिति होती हुई दिखाई पड़ रही है, कम से कम जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं उसी ओर संकेत कर रहे हैं। जयंत घोषाल, बन जाएगी बीजेपी की सरकार? देखिए, अभी कांटे का टक्कर है, लेकिन मैं अभी चुनाव के नतीजे होने के पहले ही ये मैं कह सकता हूं कि रियल जो विजय ये भाजपा का हो रहा है। क्योंकि आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि भाजपा पहले किस स्थिति में पश्चिम बंगाल में था। मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य में वाजपेयी आडवाणी जी के समय से जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो याद है गोविंदाचार्य को जनरल सेक्रेटरी भेजा गया था पश्चिम बंगाल जीतने के लिए, तो वहां से कहां बीजेपी पहुंचे हैं और क्या क्या मतलब सफलता आज भाजपा को मिला है। लेकिन मैं इसमें एक कैविएट अभी भी मेरा है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी नहीं है। ममता बनर्जी इस चुनाव में 2 महीने के चुनाव में आप देखिए, व्हील चेयर, प्री व्हील चेयर, पोस्ट व्हील चेयर, शीतलकुची, पुलिस फायरिंग, प्री फायरिंग, पोस्ट फायरिंग, कोविड, लास्ट 2 फेज में पूरी कैंपेन को एंटी दिल्ली, जैसे मुझे याद है सीपीएम करता था कि पश्चिम बंगाल को नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हम लोग कहते थे कि बीमाता, दिल्ली बीमाता है, माता नहीं है। तो ये जो कैंपेन, ये भी ममता बनर्जी के वोट में लास्ट फेज में चीज वहां के लोग एंटी दिल्ली काम किया है। और नहीं, और जिस तरीके से हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ चुके हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। संजय जी, एक मौका ऐसा भी लगा जब ऐसा लग रहा था ममता वर्सेस ऑल, जिसके बाद ममता बनर्जी ने वो चिट्ठी भी लिखी तमाम बाकी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी नेताओं को, कि आप सबको हमारा समर्थन करना चाहिए। लेकिन
क्या वो वजह रही कि ममता बनर्जी एक लोकप्रिय चेहरा होने के बावजूद, समूचे हिंदुस्तान में इकलौती महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद, कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़ों में लग नहीं रहा कि तृणमूल को पार लगा पा रही हैं? अपने हिसाब से होते हैं और लोगों ने जरूर मेहनत की होगी इस आंकड़ों में, लेकिन हम ध्यान से देखें और गंभीरता से सोचें तो जितने एक्चुअल में वोटर हैं उनमें से कितने % लोगों के पास ये लोग पहुंचते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज भी और कल भी दीदी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लार्जर देन लाइफ एक ब्रांड है। दीदी ममता बनर्जी लोगों के दिलों में राज करती है। एग्जिट पोल के हिसाब से आज मैं यदि देखूं और सोचूं तो भारतीय जनता पार्टी को 2 दिन खुशी मनाने के लिए जरूर मिल जाएंगे, लेकिन 2 मई को जब मतगणना पूरी होगी, जब वैधानिक तौर पर रिजल्ट सामने आएंगे, तो आप देखिएगा कि बंगाल में दीदी ममता बनर्जी की जय जयकार रहेगी और मां माटी मानुष की जय जयकार रहेगी। संजय जी, अभी तो 8वां चरण बाकी है, हमने उसके आंकड़े ही नहीं दिए। आप पहले से 7वें चरण में ही अपनी हार मान रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी सर देख लीजिए 121 पर तृणमूल की बढ़त है, उसको 26 सीटें और चाहिए। 35 का आंकड़ा अभी आना बाकी है, तो हो सकता है 35 में आप लोग कुछ कमाल कर जाएं। सब थोड़ा धैर्य तो रखिए। बिल्कुल। ये आपको लग रहा है कि नहीं बेला हो गया? नहीं, ये बात मैंने 7वें चरण तक ही कही है, जहां तक आपकी काउंटिंग है वहां तक के लिए कही है। जब आपकी अकाउंटिंग फुल होगी तब और बात कहूंगा मैं। आपको जोड़ना चाह रहे हैं प्रदीप जी? बड़ी बात यह कि 8वें चरण में 35 सीटें हैं और पिछले जनरल इलेक्शन 19 की बात करें तो बीजेपी को 11 और टीएमसी को 15 सीटें मिली थी और लेफ्ट पार्टी को वहां पे 9 सीटें मिली थी। तो ये 35 सीट का जो आंकड़ा अभी बाकी है उसको बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर का बड़ा हिस्सा है, थोड़ा हिस्सा बर्धमान का है और थोड़ा हिस्सा प्रेसिडेंसी का है। तो कांग्रेस ने अच्छा किया था 2016 में प्रदीप जी। बिल्कुल, 2016 में भी अच्छा किया था और 19 में भी कांग्रेस को जो 9 सीटें मिली हैं वो यहीं से मिली थी। यदि बढ़त की बात करें तो असेंबली सेगमेंट के अंदर, यहाँ बात करें, प्रश्न यही है कि जो कांग्रेस का वोट शेयर है या लेफ्ट पार्टी का, वो अपने वोट शेयर को बचा पाने में काबिल या सक्षम रही या नहीं रही, ये बहुत बड़ा सवाल। ये 9 सीटों पे जो उनको बढ़त थी इस वजह से, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी इस इलाके से जीत करके आए थे, इसी वजह से 9 सीटों पर उनको बढ़त थी 2019 में भी। अब 1 सीटों में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी कितना कमाल इन 35 में से कर पाती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन यकीनन ये आंकड़े अपने आप में बहुत सारी कहानी को बयां कर रहे हैं। लेकिन किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी इतिहास रचते हुए बाजी मार ले जाएगी? आखिरी चरण का चुनाव जो आज संपन्न हुआ है उसके आंकड़े बस कुछ ही देर में आपके सामने हम रखने वाले हैं। उसके जरिए ये साफ हो जाएगा 147 सीटें जो बहुमत के लिए चाहिए वो टीएमसी को मिल रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी को। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। सबसे सटीक एग्जिट पोल आज तक पर लगातार जारी है, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।